chapter for class 9th, and this chapter is diversity in living organisms and chapter number 7. This chapter is divided into 3 parts, part 1, part 2 and part 3, and today we will start with the part number 1. And the topics to be covered in this chapter are: first is the introduction, taxonomy and binomial nomenclature, classification systems, hierarchy of classification, basic characteristics of the 5 kingdom. So all these topics are to be covered in part number 1. तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि there is a diversity in our living system. जहां पर हम रहते हैं, हमारे इर्द गिर्द हमारी जितनी भी सराउंडिंग है, that means there is a diversity in every living organism that is present on the earth. तो चाहे वो छोटी से छोटी चीज है या बड़ी से बड़ी चीज है, छोटे से छोटा कोई अगर आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म लेंगे such as bacteria, virus, protozoa, fungi, all these are the microscopic organisms that cannot be seen with the help of a naked eye, but we can see with the help of the microscope. So these are the very small microscopic organisms. And अगर हम बड़े से बड़े organisms की बात करें such as टाइगर है, लॉयन है, ब्लू व्हेल है, तो ये सारे ऑर्गेनिजम्स जो है वो साइज में काफी बड़े हैं. तो ये चीजें जो है दैट मीन्स देयर इज अ डाइवर्सिटी, देयर इज अ वेरिएशन इन देयर साइज, शेप, फॉर्म एंड स्ट्रक्चर, एंड ये हर चीज में क्या करते हैं, वेरिएट करते हैं. एंड देयर इज ऑल्सो habitat as well as adaptation according to the environment in each and every living organism. So let us start with this chapter. We see a lot of organisms around us. हम अपने इर्द गिर्द काफी organisms को देखते हैं जो कि नियर अबाउट हमारी सराउंडिंग में जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं. एंड ईच ऑर्गेनिज्म इज यूनिक इन इट्स सेंस. और हर एक ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो छोटे से छोटा ऑर्गेनिज्म है या बड़े से बड़ा ऑर्गेनिज्म है. छोटे से छोटा ऑर्गेनिज्म होगा तो हम उसको बोलेंगे माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, दैट इज माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म. एंड अगर हम बड़े से बड़े ऑर्गेनिज्म की बात करें तो वो है मैक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म. दैट मीन्स देयर इज अ वेरिएशन इन इट्स सेंस. उनकी हर एक सेंस में जो होगी वो क्या होगी, वेरिएशन होगी. बैक्टीरिया है, उसमें जो अंदर वो न्यूक्लियस है वो कैसा प्रेजेंट है, उसके अंदर जो ऑर्गेनेलिज है वो कैसे प्रेजेंट है, तो दैट मीन्स क्लोरोप्लास्ट जो उसमें वो कैसा है, दैट मीन्स देयर इज अ वेरिएशन इन देयर सेंस. उनकी सेंस में जो भी वेरिएशन हो गया. और अगर बड़े से बड़ा ऑर्गेनिज्म भी अगर हम देखते हैं सच एज व्हेल है या और ऑर्गेनिजम्स हैं, तो उनकी जो सेंस होगी उसमें क्या होगी, वेरिएशन होगी. दिस इज कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी. उसी को हम क्या कहते हैं, बायोडाइवर्सिटी. एंड अगर हम डिफाइन करना चाहें बायोडाइवर्सिटी को कि व्हाट डू यू मीन बाय बायोडाइवर्सिटी, दैट मीन्स इट रेफर्स टू द वेरिड फॉर्म्स ऑफ द लिविंग बीइंग्स व्हिच डिफर फ्रॉम वन अनदर. बायोडाइवर्सिटी का जो मतलब है दैट मीन्स देयर आर सो मेनी ऑर्गेनिजम्स दैट आर प्रेजेंट इन आवर एटमॉस्फेयर एंड देयर इज वेरिएशन इन देयर फॉर्म्स दैट आर डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर इन देयर एक्सटर्नल अपीयरेंस. और जो उनकी वेरिएशन है उनके डिफरेंट फॉर्म्स में, और वो एक दूसरे के साथ वो वेरी करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं इन देयर एक्सटर्नल अपीयरेंस. उनकी बाहर की जो अपीयरेंस है वो कैसी है, हाउ दे डिफरेंशिएट फ्रॉम ईच अदर, what is the size of their body structure, and either they are smaller in size or larger in size, what is the color of that organism, either they differentiate in their color forms. Internal structures, there is a lot of variation in their internal structure because each and every organism they have to be perform different internal structures in their body parts. And the last is the nutrition, वो जिनका mode of nutrition है वो किस तरह का है. तो all these such type of the organisms which differ in their external appearance such as size, color, form and internal structures as well as in their size, that means they are known as the biodiversity. तो ये जो है वो क्या कहलाएगी, बायोडाइवर्सिटी कहलाएगी, जिसमें कि हम अपने इर्द गिर्द जितनी भी चीजें देखते हैं, चाहे हम छोटे से छोटा प्लांट्स भी देख रहे हैं या बड़े से बड़ा प्लांट देख रहे हैं, तो उसमें क्या है, उनके स्ट्रक्चर में, उनके साइज में, उनकी कलर में, उनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होगा, देयर इज अ लॉट ऑफ वेरिएशंस होंगी.
कोई प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें जो वो फ्लावर्स को देते हैं, कुछ में जो होते हैं उनमें फ्लावर्स नहीं होते हैं, कुछ प्लांट जो होते हैं वो साइज में स्मॉलर होते हैं, कुछ प्लांट जो होते हैं दे आर बिगर इन साइज, दैट मीन्स देयर इज अ वेरिएशन इन देयर साइज, सम प्लांट्स आर स्मॉलर इन साइज एज वेल एज सम आर लार्जर इन साइज। तो कुछ जगहों पे जैसे आप हिली एरियाज में चले जाएं तो सच एज कैलिफोर्निया है, पाइन ट्री है, तो दीज आर मच मोर बिगर इन साइज। और जो पाइन ट्री है दैट मीन्स इट लिव्स अप टू 1000 years, उसकी जो एक ड्यूरेशन है पाइन ट्री की वो जल्दी खत्म नहीं होता है, दैट मीन्स वो कब तक जीवित रहता है, अप टू 1000 years तक जो है वो जीवित रहता है। अगर हम इंसेक्ट्स के केस में देखें तो सच एज मॉस्किटोज है, तो मॉस्किटो जो है उसका लाइफ ड्यूरेशन जो है वो ज्यादा नहीं है, हार्डली कुछ दिनों का ही होता है। तो दैट मीन्स देयर इज सो मच वेरिएशंस इन द ऑर्गेनिजम्स दैट आर प्रेजेंट इन आवर सराउंडिंग, and due to these variations that are present in the organisms, we can categorize all these organisms on the behalf of the biodiversity. Next, what are the various causes of biodiversity? अब biodiversity की क्या causes है? In the world there are 12 mega biodiverse countries. अब इसमें कहा जा रहा है कि वर्ल्ड में अगर हम देखा जाए तो नियर अबाउट 12 मेगा बायोडाइवर्स कंट्रीज हैं, 12 मेगा बायोडाइवर्स कंट्रीज है। तो उसमें जो हमारी स्पीशीज जो है वो है 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीशीज होंगी, मिलियन स्पीशीज। तो those countries are divided into biogeographical regions. अब उन्हीं कंट्रीज को हम डिवाइड करते हैं किसमें, बायोजियोग्राफिकल 10 बायोजियोग्राफिकल रीजन्स में। 12 बायोडाइवर्स कंट्रीज हैं और उन्हीं कंट्रीज को फिर हम फर्दर आगे डिवाइडेड करते हैं 10 बायोजियोग्राफिकल रीजन्स में। तो इसमें हमने कहा कि अगर छोटे से छोटा कोई अगर आपका ऑर्गेनिजम्स भी है, जैसे बैक्टीरिया, इसका साइज जो है वो काफी स्मॉल है, दैट कैन नॉट बी सीन विद द नेक्ड आई बट वी कैन सी विद द हेल्प ऑफ द माइक्रोस्कोप। और अगर हम दूसरी तरफ देखते हैं तो जो ब्लू व्हेल है उसका साइज जो होता है वो बहुत बड़ा है, तो नियर अबाउट 30 मीटर जो होती है वो लॉन्ग होती है। तो इस वजह से देयर इज सो मच डिफरेंशिएशन बिटवीन द साइज ऑफ द बैक्टीरिया जो कि हमारा एक माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है, और ब्लू व्हेल जो है दैट इज द मैक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स। एंड for seeing the macroscopic organisms we need not any such type of the microscope but we can see with the help of our naked eyes, हम उनको अपनी naked eyes से देख सकते हैं। तो वहां पर अगर हम बैक्टीरिया का साइज देख रहे हैं तो काफी स्मॉल है, उसका जो वेरिएशन स्ट्रक्चर में वो भी काफी अलग होगी। और अगर हम माइक्रोस्कोपिक में देख रहे हैं, एग्जाम्पल हमने लिया है ब्लू व्हेल का, तो उसका जो नियर अबाउट जिसकी लेंथ है वो कितनी है, 30 मीटर की। तो द वैरायटी ऑफ फिजिकल फीचर्स, जो हमारी जो वैरायटी है किस चीज में, फिजिकल फीचर्स में, क्लाइमेटिक कंडीशंस में, वो रिजल्ट करती है इन द अकरेंस ऑफ ए वाइड वैरायटी ऑफ द हैबिटेट्स। तो अब हमने कहा कि जो वैरायटी है, अब कुछ ऑर्गेनिजम्स जो होंगे वो हमारे फिजिकल फीचर्स जैसे वो अकॉर्डिंग टू द हैबिटेट, अकॉर्डिंग टू द एडेप्टेशन जो होंगे वो एडजस्ट हो जाएंगे, क्लाइमेटिक कंडीशंस को इजीली एडजस्ट कर पाएंगे। कुछ जो होंगे वो उस क्लाइमेटिक कंडीशंस को एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। वो रिजल्ट करती है किस चीज को, इन द वैरायटी ऑफ हैबिटेट्स। और हैबिटेट्स का मतलब हो गया सच एज, कुछ जो आपके ऑर्गेनिजम्स होंगे वो फॉरेस्ट में लिव करेंगे, कुछ जो होंगे वो वाटर में लिव करते हैं, कुछ जो होते हैं वो लैंड पर लिव करते हैं। सो दिस इज द हैबिटेट ऑफ ईच एंड एवरी ऑर्गेनिजम्स, दैट मीन्स दे कैन एडजस्ट अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंटल कंडीशंस, अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेटिक कंडीशंस and according to the physical features, and such type of the wide variety of the organisms of the habitat, उनको हम क्या कहेंगे, this is the habitats of each and every organisms, and this leads to the occurrence of varied life forms। और यही occurrence जो होती है, जो कि physical फीचर्स के अकॉर्डिंग एडजस्ट करते हैं, क्लाइमेटिक कंडीशंस के अकॉर्डिंग एडजस्ट करते हैं, तो यही जो हमारी अकरेंस होती है वो किस चीज को लीड करती है, वेरिड लाइफ फॉर्म्स को। और वेरिड लाइफ फॉर्म्स क्या है कि जो हमारे इर्द गिर्द, हमारी सराउंडिंग के इर्द गिर्द जो है नंबर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। और हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होता है वो एक उसकी यूनिक सेंस होती है, और उस यूनिक सेंस के अकॉर्डिंग वो क्या करता है, अपने आप को एडजस्ट करता है। और ये सारा ही निचोड़ कहीं ना कहीं जाकर वो क्या कहलाता है, बायोडाइवर्सिटी। नेक्स्ट, व्हाट आर द बेसिक टूल्स इन्वॉल्व, कौन कौन से ऐसे टूल्स हैं जो हम बायोडाइवर्सिटी के लिए इन्वॉल्व करते हैं फॉर नेमिंग द ऑर्गेनिज्म। क्योंकि अभी हमने कहा कि नियर अबाउट 1.7 to 1.8 मिलियन जो नियर अबाउट स्पीशीज है हर एक ऑर्गेनिजम्स की जो इस वर्ल्ड में जो प्रेजेंट
कर रही है। तो अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म उतनी ऑर्गेनिजम्स को जो है जस्टिफाई कर पाना जो है दैट इज वेरी टफ टास्क। तो उसके लिए क्या है कि हमें ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म दैट मीन्स द नेमिंग शुड बी मस्ट, उनका जो नाम है एक उनका होना बहुत जरूरी है। फॉर दैट मीन्स वी हैव टू यूज द वेरियस टूल्स फॉर द नेमिंग ऑफ द ऑर्गेनिजम्स टू असाइन नेम्स। देयर इज अ बायोलॉजिकल साइंस that deals with the identification। तो इसके लिए हमें जब हमें पता है कि हमने उन ऑर्गेनिजम्स के नाम को असाइन करना है तो दैट मीन्स देयर इज अ बायोलॉजिकल साइंस। हमारे पास एक बायोलॉजिकल साइंस है जो कि क्या डील करती है, दैट डील्स विद द आइडेंटिफिकेशन, नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन, जिसमें कि हम ऑर्गेनिज्म को क्या करेंगे, उसको आइडेंटिफाई करेंगे, उसका नेम करेंगे एंड उसको फिर क्लासिफाई करेंगे, एंड दैट इज कॉल्ड टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी के कंसेप्ट में हम क्या करेंगे कि जो एक बायोलॉजिकल साइंस एक ऐसा कंसेप्ट है जिसको हम डील करेंगे और उसके अकॉर्डिंग जो है वो हम वेरियस ऑर्गेनिजम्स को आइडेंटिफाई करेंगे, उनकी नेमिंग करेंगे, उनकी क्लासिफिकेशन करेंगे, एंड दैट फिनोमेनन इज नोन एज द टैक्सोनॉमी। दिस इज नोन एज टैक्सोनॉमी। Next, the main function of taxonomist is to provide scientific names of the organism। जो main function था टैक्सोनॉमिस्ट का, जो उसके ऊपर स्टडी कर रहे थे टैक्सोनॉमी के ऊपर, तो जो मेन फंक्शन था टैक्सोनॉमिस्ट का दैट इज टू प्रोवाइड द साइंटिफिक नेम ऑफ ईच एंड एवरी ऑर्गेनिजम्स। क्योंकि जब हम किसी भी ऑर्गेनिज्म का नेम करते हैं तो कुछ में कॉमन नेम भी होते हैं और कुछ साइंटिफिक नेम्स होते हैं, पर कॉमन नेम जो है उसको हर जो है वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में जो है वो उसको कॉमन नेम का जो होगा दैट मीन्स वो एक कंट्री वाइज जो होगा वो क्या होगा, वो अलग अलग होगा, स्टेट वाइज अलग अलग होगा जो नेम होगा। तो उसके लिए क्या होगा, वो एक टफ टास्क हो जाएगा। तो उसके लिए क्या है कि कॉमन नेम के साथ साथ जो है कि साइंटिफिक नेम का होना बहुत जरूरी है। दैट मीन्स दैट साइंटिफिक नेम इज टू बी अडेप्टेबल और अडॉप्टेबल इन फॉर ऑल ओवर द वर्ल्ड। उस साइंटिफिक नेम को जो है वो पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में क्या किया जा सकता है, अडॉप्ट किया जा सकता है। In the old system, common names, vernacular names were introduced। जो एक old system था, old system के according जो था vernacular system of naming जो था उसको introduce किया गया था, according to which the names were given to the organisms। तो vernacular system के according क्या था, हर एक organism को जो है वो एक common name दिया गया था, जो और उस कॉमन नेम के अकॉर्डिंग था। फॉर एग्जांपल जैसे अगर हम कहें तो डॉग जो है, उसको डॉग को अगर हम इंडिया में देखें तो उसको क्या कहते हैं, कुत्ता कहते हैं इन हिंदी। दैट मीन्स द नेम ऑफ द डॉग दैट इज गिवन इन हिंदी इज कुत्ता, एंड वेयर एज कुकर इन बांग्ला, कुकर शब्द जो है उस डॉग का जो है वो बांग्ला में दिया गया है, एंड नाई इन तमिल। दैट मीन्स हर स्टेट वाइज जो उस ऑर्गेनिज्म का नेम, जो कॉमन नेम है वो क्या है, वो डिफरेंट है। दैट मीन्स इट इज वेरी टफ टास्क फॉर होल ऑफ द वर्ल्ड। दैट मीन्स अगर हम इस चीज के लिए देखते तो जो कॉमन नेम के अकॉर्डिंग उसको जस्टिफाई करना जो था वो बहुत टफ टास्क था। एंड साइंटिफिक नेम जो है दैट मीन्स दैट इज अडॉप्टेबल ऑल ओवर द वर्ल्ड। As these names are differently used in all parts of the country, क्योंकि जो names है वो differently used होते हैं, कहाँ पर यूज होते हैं, different parts of the country, so they are not understood by others। क्योंकि जब पूरी कंट्री में वो नेम्स जो है वो यूज होंगे तो उसमें जो है फिर कुछ कंट्रीज में जो था कि दे आर नॉट अंडरस्टूड बाय अदर्स, दूसरे जो थे वो उस चीज को नहीं समझ पा रहे थे। Therefore, binomial nomenclature is used। उस डाउट को, उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए, दैट मीन्स to solve that problem the concept of binomial nomenclature is used। उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए the problem to be sort out, that means that is sort out by the binomial nomenclature for assigning proper names। किसी भी ऑर्गेनिज्म का प्रॉपर नेम असाइन करने के लिए जो एक कंसेप्ट बाद में यूज किया गया that is the binomial nomenclature। नेक्स्ट इज द बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। तो जैसे भी हमने कहा था कि बिग स्पीशीज का जो एक क्राइटेरिया वो बहुत ज्यादा, और इतने ऑर्गेनिजम्स को नेमिंग कर पाना जो वो टफ टास्क है, तो उसके लिए क्या किया कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का कंसेप्ट आया है। तो अभी हमने जो टैक्सोनॉमी में पढ़ा उसमें तो हमने यही पढ़ा कि उसमें किस तरह से ऑर्गेनिजम्स को आइडेंटिफाई किया जाता है, किस तरह से उनकी नेमिंग है और किस तरह से उनकी क्लासिफिकेशन है। तो हम इसमें देखते हैं कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर क्या है। इट वाज डेवलप्ड बाय लीनियस। किसने डेवलप किया था इसको? लीनियस ने डेवलप किया था बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को, एंड वाज मेंशन्ड इन हिज बुक।
और उन्होंने उसको किसमें मेंशन किया था, अपनी बुक में किया था, दैट इज पब्लिश्ड इन 1753 एंड हिज सिस्टम ऑफ नेमिंग इज एक्सेप्टेड वर्ल्ड वाइड। और जो उन्होंने अपना एक सिस्टम दिया क्लासिफिकेशन का, उसको पूरे वर्ल्ड में जो वर्ल्ड वाइड जो किया गया उसको एक्सेप्ट किया गया एंड on the behalf of that reason he is also called as the father of the taxonomy. He is also called as the father of taxonomy. तो उन्होंने जो कहा था, उन्होंने क्या कहा था, according to each every organism is given two proper names. उन्होंने जो अपने कंसेप्ट दिया बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का, तो उसके अकॉर्डिंग उन्होंने जो कहा कि हर एक एवरी ऑर्गेनिज्म इज गिवन टू नेम्स। उनके अकॉर्डिंग कंसेप्ट के अकॉर्डिंग ये था कि हर एक ऑर्गेनिज्म जो है वो उसको जो है वो टू नेम्स दिए गए, गिवन प्रॉपर टू नेम्स, फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट जो है इट इज अ नेम ऑफ जीनस। फर्स्ट नेम जो था वो किस चीज का था, जीनस का। फर्स्ट नेम इज जीनस एंड इट इज शेयर्ड अमंग क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स। और उस जीनस को जो था वो कौन शेयर कर रहे थे, अमंग ऑल द रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स एंड इट इज जस्ट लाइक द सरनेम। जीनस जो था वो एक तरह से क्या था, सरनेम था। सपोज करो किसी का सरनेम जैसे शर्मा है, तो दैट मीन्स किसी के नाम के आगे उसका सरनेम जो शर्मा लगा हुआ है, दैट मीन्स दैट सरनेम इज शेयर्ड बाय ऑल द फैमिली मेंबर्स। उस सरनेम को जो है उसके और फैमिली मेंबर्स जो होंगे उसको क्या करेंगे, शेयर करेंगे एंड दैट इज शेयर्ड बाय ऑल द फैमिली मेंबर्स। सेकेंड नेम जो था दैट इज द नेम ऑफ द स्पीशीज। सेकेंड नेम जो था वो क्या था, दैट इज स्पीशीज टू विच इट बिलोंग्स। जो कि जीनस था वो क्या था, वो कौन सी स्पीशीज से बिलोंग करता है। तो सेकंड नेम जो था वो किस चीज के लिए दिया गया था, स्पीशीज के लिए दिया गया था, जिसके अकॉर्डिंग ये था कि वो कौन सी स्पीशीज को जो ऑर्गेनिज्म बिलोंग करता है। दैट इज पर्टिकुलर काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स लाइक वी आर और ह्यूमन। दैट मींस वो उस तरह का एक कंसेप्ट था दैट लाइक वी आर ऑल ऑर्गेनिज्म। अब स्पीशीज जो है, स्पीशीज के अकॉर्डिंग ढेरों ऑर्गेनिजम्स आते हैं। दैट मींस उसमें कॉमन एग्जांपल आ गया सच एज जैसे हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, तो ह्यूमन बीइंग्स में जो भी ढेरों स्पीशीज होंगी। तो कॉमन एग्जांपल देख रहे हैं इसमें, अगर हम इसको करें तो जैसे फर्स्ट नेम है, तो फर्स्ट नेम जो है दैट इज गिवन टू जीनस और सेकंड नेम जो है दैट इज स्पीशीज। तो फर्स्ट नेम जीनस जो है दैट इज फर्स्ट एंड इट इज shared by all the family members and it is just like the surname, and second name is given to the species to which all the members, all the human beings, all the organisms they have to be belong. तो उसमें जो species है that means particular kind of organisms belong, such like we are all the humans. These names are set according to the International Code of Binomial Nomenclature. ये जो हमने names set किए, जिसमें कि हमने कहा कि first name जो that is the genus and the second name is the species. तो इन जो names को set किया गया that is set according to the International Code of the Binomial Nomenclature. International Code के according जो है उनको क्या किया गया, set किया गया। तो whenever the name is written, जब भी हम किसी भी ऑर्गेनिज्म का नेम जो है वो रिटर्न करेंगे तो हमेशा जीनस जो है वो क्या लिखा जाएगा, फर्स्ट लिखा जाएगा, फर्स्ट विद फर्स्ट लेटर। और जीनस जो होगा उसको फर्स्ट लिखेंगे और उसका जो फर्स्ट लेटर होगा दैट शुड बी ऑलवेज कैपिटल एंड स्पीशीज रिटन आफ्टर द जेनरिक नेम। और स्पीशीज को हमेशा हम कब लिखेंगे, आफ्टर द जेनरिक नेम एंड ऑलवेज इन स्मॉल लेटर्स। और जो स्पीशीज होगी जिसको कि ऑलवेज written after the generic and the letter is always in small, और उसके लेटर जो होंगे वो हमेशा स्मॉल होंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम देखते हैं कि जैसे कॉमन नेम हमारा फ्रॉग है, तो फ्रॉग का जो साइंटिफिक नेम है दैट इज राना। फर्स्ट लेटर दैट इज फर्स्ट वर्ड इज द जेनरिक जीनस है जिसका फर्स्ट लेटर क्या है, कैपिटल है एंड द स्पीशीज इज टिग्रीना एंड द सेकेंड नेम जो है दैट इज गिवन टू द स्पीशीज जिसके की लेटर जो है वो क्या है, स्मॉल है एंड द स्पीशीज आर ऑलवेज, जीनस एज वेल एज स्पीशीज आर ऑलवेज अंडरलाइन। और उस जीनस और स्पीशीज को हमने क्या करना है, ऑलवेज अंडरलाइन करना है और उस जीनस और स्पीशीज के बीच में क्या होना चाहिए, गैप होना चाहिए, बीच में स्पेस होना चाहिए उसके। और दूसरा अगर हम ऑर्गेनिज्म लेते हैं ह्यूमन बीइंग्स, तो ह्यूमन बीइंग्स का जो साइंटिफिक नेम है दैट इज होमो, दैट इज जेनरिक, फर्स्ट जो होगा वो जेनरिक है, होमो सेपियंस एंड द सेकंड इज द स्पीशीज एंड दैट शुड बी रिटन इन द स्मॉल लेटर्स।
So this is the criteria for writing the names of the any organisms according to the binomial nomenclature. And in the binomial nomenclature, the genus always written in the first, and always first letter is always capital, and the species is always written in the small letters, and there should be space between the genus and the species. Next, the classification. Next, after the binomial nomenclature, the next concept is the classification, and it refers to the identification and grouping of the similar organisms. इसमें क्या किया कि organisms को identify किया गया, और identify करने के बाद उन organisms को क्या किया गया, grouping की गई similar organisms के साथ. जैसे हमारी cat है, cat के कौन से features जो हैं वो lion के साथ मिलते हैं, कौन से फीचर जो उसके टाइगर के साथ मिलते हैं. दैट मीन्स देयर इज द आइडेंटिफिकेशन, इट रेफर्स टू द आइडेंटिफिकेशन एंड ग्रुपिंग ऑफ द सिमिलर ऑर्गेनिजम्स टुगेदर ऑन द बेसिस ऑफ देयर फॉर्म्स एंड फंक्शंस. तो जो ग्रुपिंग की गई उन ऑर्गेनिजम्स की, वो की गई अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शंस ऑन द बेसिस ऑफ देयर फॉर्म्स एंड फंक्शंस. तो जो उनकी ग्रुपिंग की गई, उन ऑर्गेनिजम्स की जो ग्रुपिंग की गई, वो की गई अकॉर्डिंग टू देयर फॉर्म्स एंड फंक्शन. जैसे एग्जांपल मैंने दी कि कैट, अगर हम कॉमन एग्जांपल लेते हैं तो कैट के कौन से फीचर्स, कौन से फंक्शंस जो है वो सिमिलर है टाइगर के साथ, और कौन से फीचर जो वो सिमिलर है लॉयन के साथ. नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ क्लासिफिकेशन. क्या इंपॉर्टेंस है क्लासिफिकेशन की? अगर क्लासिफिकेशन ना होती तो क्या होता? इट मेक्स अ स्टडी ऑफ ए वाइड वैरायटी ऑफ द ऑर्गेनिजम्स इजी. जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि नियर अबाउट जो ऑर्गेनिजम्स है हमारे पास 1.7 to 1.8 मिलियन ऑर्गेनिजम्स है, और इतने ऑर्गेनिजम्स को जो है उनकी नेमिंग कर पाना जो था, दैट इज वेरी टफ टास्क. But according to the classification, it makes the study very easier and very easy. It protects the picture of all life forms at a glance. और उन्होंने जो है हर ऑर्गेनिजम्स की जो पिक्चर्स है, जितने भी लाइफ फॉर्म्स थी, उन लाइफ फॉर्म्स की उन्होंने पिक्चर्स को एक प्रोजेक्ट के फॉर्म में पेश किया. It is essential to understand the international shift among the different groups of the organisms. और उन्होंने ये भी इजी बना दिया कि उन्होंने क्या कहा कि इट इज वेरी इजी, वेरी एसेंशियल टू अंडरस्टैंड द इंटरनेशनल शिफ्ट्स. उन्होंने क्या किया कि उसके क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो था वो काफी इजी हो गया, काफी इजी ये हो गया अंडरस्टैंड करने में कि जो इंटर रिलेशनशिप था अमंग द डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, उसको जो स्टडी करना था वो क्या हो गया, काफी इजी हो गया. It forms the base of the development of other biological science. और इसके बिहार पर, क्लासिफिकेशन के बिहार पर अदर बायोलॉजिकल साइंसेस की जो डेवलपमेंट थी वो क्या हो गई, इजी हो गई. सो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द क्लासिफिकेशन. एंड आफ्टर दैट क्लासिफिकेशन इज डन एज, क्लासिफिकेशन को हम दो तरीकों से कर सकते हैं. दैट इज द 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन एंड 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो है वो सक्सेस नहीं हो पाया, पर उसके बाद जो 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो है वो आज की डेट में भी चल रहा है, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एज कंपेयर टू द 2 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन. सो लेट अस स्टार्ट विद द 2 किंगडम classification. As we know, there are a lot of differences between the plants and the animals. जैसे कि हम सभी जानते हैं कि there are a lot of differences between the plants and the animals related to their food habits. अब जो difference है plants और animals में वो किस वजह से है, जो कि related to their food habits है. ठीक है, उनकी जो फूड हैबिट्स है किस तरह की है. either they are autotrophic mode of adopt the autotrophic mode of nutrition, or either they adopt the heterotrophic mode of nutrition. सेल स्ट्रक्चर, जो उनके सेल स्ट्रक्चर है उनमें जो सेल ऑर्गेनेलिज है वो किस तरह की प्रेजेंट है, न्यूक्लियस जो उसमें वो किस तरह का प्रेजेंट है. That means there are a lot of differences between the plants and the animals according to their food habits as well as their cell structure. Therefore the classification was done है. इस वजह से क्लासिफिकेशन को जो है वो 2 हिस्सों में जो कैटेगराइज किया गया, that is the plant kingdom and the animal kingdom. तो इस वजह से सारे जो है लॉट ऑफ डिफरेंसेस थे अदर जो ऑर्गेनिजम्स थे, पर इनमें जो इन्होंने कुछ ही ऑर्गेनिजम्स को जो वो क्लासिफाइड किया, तो उस वजह से उसको नाम दे दिया गया 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, एंड दैट इज द प्लांट किंगडम एंड द एनिमल किंगडम. दिस क्लासिफिकेशन वाज सजेस्टेड बाय कैरोलस लिनियस. और ये जो 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था, दैट वाज सजेस्टेड बाय कैरोलस लिनियस इन 1758 में सजेस्ट किया गया था ये. But as more and more diverse forms were discovered, this classification took a back seat. क्योंकि ज्यादा से ज्यादा जो है वो डाइवर्स फॉर्म्स को इसमें डिस्कवर किया गया, और ज्यादा से ज्यादा डाइवर्स फॉर्म्स को डिस्कवर करने की वजह से इस क्लासिफिकेशन को जो है वो एक बैक सीट में रखा गया, took a back seat.
एंड अ न्यू सिस्टम वाज प्रपोज। जब उसको एक बैक सीट में प्रपोज कर दिया गया तो उस जगह पर एक नया सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो था उसको प्रपोज किया गया, दैट इज द 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इंस्टेड ऑफ 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। 5 kingdom classification, it was given by Whittaker. 5 kingdom classification was given by Whittaker in 1959, and according to it, organisms are classified into 5 kingdoms. According to the 5 kingdom system of classification that is given by Whittaker in 1959, and according to it, that means the organisms are classified into 5 kingdoms. The first kingdom is the Monera, that consists of prokaryotic and यूकैरियोटिक बैक्टीरिया। अब इसमें प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक बैक्टीरिया जो थे, इसमें ये था कि कौन से जो बैक्टीरिया हैं वो यूकैरियोटिक बैक्टीरिया इधर प्रिमिटिव बैक्टीरिया हैं या एडवांस्ड बैक्टीरिया है, या फिर ये जो बैक्टीरिया है इसमें जो ऑर्गेनेलिज हैं वो इधर किस तरह की प्रेजेंट है। नेक्स्ट जो था दैट इज द प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा जो था वो कंसिस्ट करता था किस चीज को, यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स को, और उसमें क्या क्या कहते हैं, प्रोटोजोन, फंजाई एंड एल्गा। द नेक्स्ट 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज द फंजाई, जो क्या कंसिस्ट करते थे, हायर फंजाई को। नेक्स्ट इज द प्लांटे, दैट कंसिस्ट ऑफ मल्टीसेल्युलर ग्रीन प्लांट, जो किस चीज को कंसिस्ट करते थे, मल्टीसेल्युलर ग्रीन प्लांट्स एंड एडवांस्ड एल्गा। एंड द लास्ट system of the 5 kingdom system of classification is the Animalia, that consists of multicellular organisms, जो किस चीज को consist करते थे, multicellular organisms को। So this is the 5 kingdom system of classification that was given by Whittaker, and according to it the organisms are divided into 5 kingdoms. Next, this classification are based on 3 aspects. जो 5 kingdom system of classification था जो कि Whittaker के द्वारा दिया गया था, and that system of classification was based on 3 aspects. 3 aspects के ऊपर ये बेस्ड करता था classification, that is prokaryotic versus eukaryotic. Prokaryotic और eukaryotic organisms जो है वो इधर primitive हैं या advanced हैं. Unicellular versus multicellular, जो organisms हैं वो इधर single celled हैं या multicellular या ज्यादा से ज्यादा उनमें cells हैं. एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन, उनका जो न्यूट्रिशन का मोड है वो आइदर ऑटोट्रॉपिक है या हेटेरोट्रॉपिक है. सो ऑन द बिहाफ ऑफ दीज 3 एस्पेक्ट्स द 5 किंगडम ऑफ सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन especially these 3 aspects, that is the prokaryotic versus eukaryotic, unicellular versus multicellular, and mode of nutrition. Next is the hierarchy of classification. तो जो hierarchy of classification था, इसमें जो मेन एम था टैक्सोनॉमिक स्टडी का, is to assign organisms an appropriate hierarchy called hierarchy. तो इसमें जो था, जो मेन एम था टैक्सोनॉमिक स्टडी का, वो क्या था, is to assign the organisms an appropriate place, जिसमें कि हर एक organisms को जो है वो appropriate किया गया था, जिसको कि एक प्रॉपर प्लेस मिले within the systematic framework, और उस क्लासिफिकेशन को एक सिस्टमैटिक फ्रेमवर्क में अरेंज किया गया हो, और जो सिस्टमैटिक फ्रेमवर्क था वो किस चीज का था, क्लासिफिकेशंस का. तो दिस फ्रेमवर्क इज कॉल्ड हायरार्की, और उसी फ्रेमवर्क को जो है वो नाम दे दिया गया किस चीज का, हायरार्की का. तो जो मेन क्लासिफिकेशन थी हायरार्की, उसमें जो मेन एम था टैक्सोनॉमिक स्टडी का, उसमें हर एक ऑर्गेनिज्म को जो था वो असाइन करना था, अरेंज करना था एक एप्रोप्रिएट प्लेस में, जिसमें एक सिस्टमैटिक फ्रेमवर्क हो हर एक क्लासिफिकेशन का, और यही फ्रेमवर्क जो था वो बाद में जाकर क्या कहलाया, हायरार्की. और इस हायरार्की के अकॉर्डिंग जो था, उसमें जो उन्होंने ऑर्गेनिजम्स को कैटेगराइज किया गया था, दैट इज स्पीशीज गिव राइज टू जीनस, जीनस फैमिली, फैमिली गिव राइज टू ऑर्डर, एंड ऑर्डर गिव राइज टू क्लास, क्लास गिव राइज टू फाइलम, एंड फाइलम गिव राइज टू किंगडम. तो इसके अकॉर्डिंग अब क्या था कि स्पीशीज जो थी वो क्या थी, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स विद सिमिलर कैरेक्टर्स. स्पीशीज में क्या था कि इसमें अरेंजमेंट जो थी वो किस चीज की थी, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स थे, और वो जो इंडिविजुअल्स को अरेंज किया गया था दैट इज अकॉर्डिंग टू द सिमिलर कैरेक्टर्स. नेक्स्ट इज द जीनस. जीनस में क्या था, इट इज अ ग्रुप ऑफ स्पीशीज which are related to each other. इसमें ग्रुप ऑफ स्पीशीज थे जो कि एक दूसरे के साथ क्या करते थे, रिलेट करते थे. नेक्स्ट इज द फैमिली. इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा. इसमें ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स को रिप्रेजेंट किया गया था जो कि रिलेट करते थे एक दूसरे के साथ विद द हेल्प ऑफ जेनरा. नेक्स्ट इज द ऑर्डर. इट इज एसेंबलेंस ऑफ फैमिलीज. इसमें फैमिलीज को की जो थी वो क्या थी, एसेंबलेंस थी. नेक्स्ट इज द क्लास. क्लास में क्या था, इट रिप्रेजेंट्स द ऑर्गेनिजम्स ऑफ रिलेटेड ऑर्डर. इसमें ऑर्गेनिजम्स को जो था वो अरेंज किया गया था अकॉर्डिंग टू द रिलेटेड ऑर्डर.
नेक्स्ट फाइलम, इट इंक्लूड्स ऑल ऑर्गेनिजम्स बिलोंगिंग टू डिफरेंट क्लासेस। इसमें क्या किया गया था कि हर एक ऑर्गेनिजम्स को जो था वो अरेंज किया गया था अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट क्लासेस, जो कि डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस को बिलोंग करते थे, उसके अकॉर्डिंग जो ऑर्गेनिजम्स को क्या किया गया था, अरेंज किया गया था। एंड द लास्ट हायरार्की ऑफ द क्लासिफिकेशन इज द किंगडम। और किंगडम में क्या था, इट रेफर्स टू ऑल ऑर्गेनिजम्स, ये जितने भी ऑर्गेनिजम्स थे उनको क्या करते थे, ये रेफर्स करते थे हु शेयर अ सेट ऑफ, जो कि आपस में क्या शेयर करते थे, सेट ऑफ डिस्टिंग्विश्ड कैरेक्टर्स, मतलब डिस्टिंग्विश अलग अलग कैरेक्टर्स को आपस में क्या करते थे, शेयर करते थे। फॉर एग्जांपल प्लांट किंगडम एंड द एनिमल किंगडम। सो दिस इज द हायरार्की ऑफ द क्लासिफिकेशन, और जिसमें जो है इनके जो ग्रुप्स को जो था, ऑर्गेनिजम्स को जो था वो अरेंज किया गया था फ्रॉम लोअर लेवल से हायर लेवल तक, और लोअर लेवल से होते हुए उनके जो कैरेक्टर्स थे वो क्या होते थे, डिक्रीज होते जाते थे। जैसे जितने ज्यादा लोअर लेवल पर होगा उतने ही उसके कैरेक्टर्स होंगे वो हाई होंगे, जैसे ही थोड़ा अप लेवल पर जाएगा तो उसके कैरेक्टर्स होंगे वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएंगे। सो दिस इज द हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन। और हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो था उसमें डिफरेंट टेक्सोनॉमिक स्टडी के अकॉर्डिंग ऑर्गेनिजम्स को जो था वो अरेंज किया गया था एक सिस्टमैटिक स्टडी के बिहार पर। और सिस्टमैटिक स्टडी जो थी वो एक उन्होंने सिस्टमैटिक एक फ्रेमवर्क बनाया था किसी चीज का क्लासिफिकेशन में, और वही फ्रेमवर्क जो है वो बाद में क्या कहलाया, हायरार्की ऑफ द क्लासिफिकेशन। और जिसमें हमारे जो ऑर्गेनिजम्स उनको अरेंज किया था स्पीशीज से जीनस, जीनस से फैमिली, फैमिली से ऑर्डर, ऑर्डर से क्लास, क्लास से फाइलम एंड फाइलम से किंगडम। And the last concept of part number 1, that is basic characteristics of the 5 kingdom. So classification of the 5 kingdoms, and as all we know that we are already discussed that there are 5 kingdoms of classification, that is the kingdom Malaria, kingdom Protista, kingdom Fungi, kingdom Planta and kingdom Animalia. That means there are 5 kingdom system of classification. Let us start with the kingdom Monera. Monera के according क्या है? The kingdom prokaryote is divided into 2 sub kingdoms. ये जो kingdom Monera है, इसमें जो prokaryotes हैं, that are divided into 2 sub kingdoms, that are Archaebacteria and Eubacteria. Archaebacteria जो है इसमें maximum जो है वो क्या है, autotrophs हैं. That means they can prepare their own food themselves in the presence of sunlight, and they cannot depend upon others for their food. They derive energy for metabolic activities, और वो जो है वो एनर्जी डिराइव करते हैं फॉर द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ द केमिकल एनर्जी। वो एनर्जी डिराइव तो करते हैं फॉर द मेटाबॉलिक प्रोसेसेस के लिए, पर वो कहां से करते हैं, फ्रॉम द ऑक्सीडेशन ऑफ द केमिकल एनर्जी। नेक्स्ट इज द यूबैक्टीरिया, दे हैव आउटर सेल वॉल दैट सराउंड्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यूबैक्टीरिया में जो है, जो सबसे बाहर वाली लेयर जो होती है वो सेल वॉल होती है, एंड दैट सेल वॉल सराउंड्स द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। They have cytoplasm, ribosomes, but membrane enclosed bodies. इसमें cytoplasm भी होता है, ribosomes भी होते हैं, and as all we know that ribosomes are the protein synthesizing material, and but membrane enclosed bodies are absent. पर इसमें जो membrane enclosed body structure होते हैं वो क्या होते हैं, absent होते हैं, such as nucleus. Next is the kingdom Protista. It includes unicellular eukaryotic organisms. ये यूनिसेलुलर सिंगल सेल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स को कंसिस्ट करते हैं, और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं दैट मींस दे हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एंड वेल डिफाइंड सेल ऑर्गेनेलिज। दे हैव हेयर लाइक अपेंडेजेस, इनमें हेयर लाइक अपेंडेजेस होती हैं लाइक सीलिया, फ्लैजेला एटसेट्रा, एंड देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैन बी ऑटोट्रॉपिक और हिटोट्रॉपिक। इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है किंगडम प्रोटिस्टा का, वो आइदर ऑटोट्रॉपिक भी हो सकता है और हिटोट्रॉपिक भी हो सकता है। ऑन द मोड ऑफ ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन दैट मींस दे कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड themselves, but in case of heterotropic mode of nutrition they depend upon others for their mode of food. Next, their mode of nutrition is autotropic or heterotropic. Next, cytoplasm is divided into outer ectoplasm and inner endoplasm. जो cytoplasm है that is divided into बाहर की तरफ को होगा तो outer ectoplasm, and अंदर की तरफ को that is inner endoplasm. बॉडी शेप में भी इरेगुलर, बॉडी जो है इसकी बॉडी शेप जो है वो क्या है, इरेगुलर है, दैट इज नॉट रेगुलर, एंड इन दीज आर फॉर द स्पेशल कैरेक्टर्स फॉर द फाइलम प्रोटोजोम। इन प्रोटोजोन्स asexual reproduction by fission and sexual. इसमें जो asexual reproduction that means in asexual reproduction only single parent is involved, and the parents are just like the
क्लोन्स ऑफ देयर पेरेंट्स, उनके जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं वो जस्ट लाइक क्लोन्स ऑफ देयर पेरेंट्स होते हैं, वो आइडेंटिकल कॉपीज होती हैं अपने पेरेंट्स की। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है दैट इज बाय फिशन एंड सेक्सुअल। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन केस ऑफ फाइलम प्रोटोजोआ इज हेटेरोट्रॉपिक, इसमें जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है दैट इज हेटेरोट्रॉपिक and they depends upon others for their food. Phylum Protozoa is divided into 5 classes. Phylum Protozoa जो है वो further 5 classes में divided है. First is the Mastigophora. Mastigophora में they have locomotive flagella, इसमें locomotive flagella होते हैं. For example, Euglena. Next class is Sarcodinia, that is locomotion is by pseudopodia, इसमें जो locomotion होती है that is with the help of pseudopodia. For example, Amoeba. Next class is Sporozoa. They lack locomotory organs and are all parasites. इसमें locomotory organs जो होते हैं that means they are absent in case of class Sarcodinia, but they have parasites. पर जितने भी सारे organs हैं वो सारे के सारे क्या हैं? Parasites हैं. For example, Plasmodium जो आपका इंसेक्ट जो बाइट करता है मॉस्किटो, एंड ऑन द बिहाफ ऑफ दैट मॉस्किटो वी कैन गेट द डिजीज दैट इज द मलेरिया. एंड मलेरिया दैट मीन्स मलेरिया जो होता है, जो मॉस्किटो है उसके माउथ में जो होता है वो स्लाइवा होता है, एंड उस स्लाइवे के थ्रू जो उसका पैरासाइट पैथोजन जो होता है वो ब्लड के थ्रू जो होता है वो ह्यूमन बॉडी में एंटर कर जाता है, एंड बाय दैट द डिजीज और मैक्सिमम सेल्स को वो क्या करता है? डैमेज कर देता है, एंड अल्टीमेटली वो एक डिजीज का रूप ले लेता है दैट इज द मलेरिया. नेक्स्ट इज सिलिएटा, लोकोमोटरी ऑर्गन जो इसमें सीलिया है. फॉर एग्जांपल पैरामीशियम दे हैव फ्लैजिला लाइक स्ट्रक्चर्स. सपोटोरिया नो लोकोमोटरी ऑर्गन्स, इसमें कोई लोकोमोटरी ऑर्गन्स नहीं होते हैं. एग्जांपल इफ्लोटा. And next is the kingdom fungi after the kingdom protista. They're simple non-green plants are ye that are not take part in any photosynthetic pigment, because due to the absence of photosynthetic pigment they do not take part in any type of the photosynthesis activities. They are heterotrophs and for their food they totally depends upon others for their food, and they are eukaryotes, that means they are well advanced nucleus as well advanced cell organelles present in them. Next is the kingdom planta. It includes multicellular organisms. इसमें जो है वो multicellular organisms होते हैं kingdom planta में. They are eukaryotes. इसमें भी well defined nucleus होता है and well defined cell organelles present होती हैं. Cell wall जो होती है वो consist करती है किस चीज को? cellulose को. And next is the last kingdom, that is the animalia. ये जो है they are wall-less eukaryotes होते हैं. They are heterotropic, that means they cannot prepare their own food themselves and they depends upon others for their food. So this is all about in the part number 1, and various topics are to be covered in part number 1, that is the introduction, taxonomy and binomial nomenclature, classification systems, hierarchy of classification and basic classifications of the 5 kingdom. And the next topics are to be covered in part number 2, and that is in our next lecture.